तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्योंकि आपका 7 मार्च को क्योंकि आपका क्या है 7 मार्च को पेपर है। 7 मार्च को यूपी बोर्ड वाला का पेपर है और उसकी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री है, जो कि है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और मैं वन शॉट कराऊंगा, एक एक चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा। 1 आवर्स का होगा या 1 आवर से कम होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी विलयन से कहानी। इससे स्टार्ट करते हैं विलयन से कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा। विलयन को आपको समझने से पहले, सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन बोलते हैं, विलयन को समझने से पहले आपको मिक्सचर के बारे में समझना पड़ेगा। और जैसा मैं लिख रहा हूं जैसा आप भी लिखिएगा। और ज्यादा दोस्तों मैं बता दूं, मैं बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं विलयन को समझने से पहले सबसे पहले मैं मिक्सचर को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मैं मिक्सचर को समझना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है। इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर का मतलब होता है दो पदार्थों का आपस में घुलना या मिलना। मतलब क्या है सॉरी दोस्तों, जब दो पदार्थों को हम आपस में घुलते हैं या मिलाते हैं तो उससे जो उसे कहते हैं मिश्रण। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मतलब दो पदार्थों का आपस में घुलना या दो पदार्थों का आपस में घुलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। और हमने देखा है जब हम दो पदार्थों को आपस में घुलते हैं, मान लीजिए मैं कोई कंटेनर बना रहा हूं, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। अब इसमें मैंने चीनी ली और प्लस यहाँ पे पानी लिया। चीनी ली प्लस यहाँ पे पानी लिया और मैंने एक कंटेनर में लिया, क्या लिया? पानी में। यदि मैं बालू को घोलता हूँ, किसको घोलता हूँ? बालू को। तो हमने देखा है कि दोनों तो मिक्सचर है। मतलब आपस में हम क्या कर रहे हैं? इसमें पानी में चीनी को मिक्स कर रहे हैं, इसमें पानी को बालू, मतलब मिक्स कर रहे हैं। पर लेकिन हमें ये पता है कि जब इसको मिक्स करते हैं तो पूरी तरीके से चीनी पानी में घुल जाती है, जबकि पानी में बालू पूरी तरीके से नहीं घुलती। तो हम अतः कह सकते हैं जो मिक्सचर है हमारे दो तरीके के हो गए। मिक्सचर कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो मिक्सचर ऐसा है जो पूरी तरीके से घुल गया, और जो पूरी तरीके से घुल जाता है उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं समांगी मिक्सचर। उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो पूरी तरीके से नहीं घुला वो भी एक मिक्सचर है, पर लेकिन उस मिक्सचर को हम कहते हैं विषमांगी मिक्सचर। क्या कहते हैं? उस मिक्सचर को कहते हैं विषमांगी मिक्सचर। तो इस पहले वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो समझिएगा कि कुछ लोग जो है समांगी मिश्रण, क्या कहा मैंने? समांगी मिश्रण। तो समांगी जो मिश्रण होता है यानी कि एक दूसरे का आपस में पूरी तरीके से मिल जाना या घुल जाना, उसी को हमने नाम दिया है सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मिश्रण दो तरीके के होते हैं, या तो कोई पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता। जो पूरी तरीके से घुलता है उस मिश्रण को नाम दिया है समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, तो आप किसी भी समझिएगा तो आप स्पीड से थोड़ा कराना पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी से समझते जाइए। यदि नहीं समझ में आए तो मुझसे संपर्क करें कमेंट में, ठीक है। तो मिश्रण समझ में आया होगा। और विलयन, अब हम चलते हैं सीधा विलयन की कहानी पर। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों विलयन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विलयन। क्या लिखता हूँ? विलयन। अब विलयन के बारे में समझते हैं। विलयन, अब ध्यान से देखिएगा। जब हमने पानी प्लस चीनी को घोला, देखा है हमने नेचर में कि पानी प्लस चीनी को घोलते हो तो पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो हम कहीं ये ना कह सकते, ये कह सकते कि ये मिक्स हुए। अब क्या बना? सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण। और मिश्रण कौन सा? समांगी। और समांगी मिश्रण को क्या नाम दिया? विलयन। तो विलयन में इसके अंदर दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। एक तो वो है जो जिसे हमने घोला है, जिसे हमने घोला है, और एक वो है जिसमें हमने घोला है। तो विलयन के पार्ट, विलयन के घटक हो गए दो, ना कि विलयन दो प्रकार के। क्या मैंने? विलयन दो प्रकार के नहीं है, विलयन के घटक किए हैं मैंने दो। एक तो वो है जिसमें घोला है, और जिसमें हम किसी सब्सटेंस को घोलते हैं उसको कहते हैं विलायक। आपने नाम सुना होगा सॉल्वेंट। क्या नाम सुना होगा? सॉल्वेंट। इसको कहते हैं विलायक। और जो कम मात्रा में जिसे घोला जा रहा है उसको हम बोलते हैं विलेय। उसको क्या बोलते हैं? विलेय। क्या कहा मैंने? तो विलायक। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो अधिक जिसमें हम घोलते हैं उसको तो कहते हैं विलायक, ठीक है। और जिसे घोलते हैं उसे विलेय। इसका मींस यहाँ पे पानी हमारा विलायक होगा, जबकि हमारी चीनी यहाँ पे
विलीय हो गई। क्यों? क्योंकि चीनी को घोला है पानी में, तो पानी क्या है? विलायक। समझ में आया होगा। और विलायक के कुछ पॉइंट हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। मतलब विलायक होता कौन है समझिएगा। विलायक कौन होता है? जो सबसे पहली बार अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि हम देखा है हमने पानी में जब चीनी घोलते हैं तो ऐसा नहीं है पानी कम मात्रा में लेते हैं, पानी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, चीनी 2 चम्मच या 3 चम्मच ऐसे डालते हैं। तो हम कह सकते हैं जो अधिक मात्रा में होता है, जो कैसी मात्रा में हो? अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक कहेंगे। सेकंड कंडीशन क्या क्या कहा मैंने? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। सेकंड कंडीशन, विलायक हमने देखा है कि ज्यादातर हम किसी सब्सटेंस को घोलते हैं, किसी पदार्थ को आपस में घोलते हैं, वो पानी के अंदर ही घोला जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट है 99.99% हमारा जल ही एक ऐसा है जो विलायक होता है। यूनिवर्सल विलायक, यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक जो पानी को ही कहा जाता है। तो 99.99% जल ही विलायक होता है। सेकंड कंडीशन 99.99% जल ही क्या होता है? विलायक होता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, जिसके अंदर घोलते हैं वो विलायक होता है। क्या कहा मैंने? जिसके अंदर घोलते, जिसके अंदर घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। थर्ड कंडीशन ये आपकी हो गई। कुछ कंडीशन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। विलायक के बारे में कुछ ज्यादा आपको पढ़ना है इसीलिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके विलयन के कुछ घटक हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। तो अब हम ये नहीं कह सकते, ये भी तो कह सकते हैं कि विलेय और विलायक से हमारा क्या बन रहा है? एक विलयन बन रहा है, यानी सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है विलयन। क्या निकल के आता है? विलयन इज इक्वल टू विलेय, क्या है? विलेय और प्लस विलायक। तो हम ये भी तो कह सकते हैं विलयन जो है विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन। उसे क्या कहते हैं? विलयन। तो यदि यहां से विलायक निकलवाऊं तो विलयन माइनस विलेय हो जाएगा, ये विलेय निकलवाऊं तो विलयन माइनस विलायक हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, मैं समझता हूं। तो यहां से विलेय कंप्लीट हो गया, अब विलायक हो गया। अब हम पढ़ते हैं, अब समझिएगा। अब जो क्या है कि हमने जिसमें जितनी चीनी डाली, तो अब मैं जरूरी नहीं है मैं प्रत्येक बार चीनी ही कहूंगा, क्योंकि हमने देखा है पानी में हम हर बार जरूरी थोड़ी है कि चीनी को ही बोलते हैं। पानी में हम तो कभी दूध को बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि विलयन बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो देखिएगा मैं इसको पानी चीनी ना कहकर इसको वर्ड यूज करूंगा विलेय और इसको करूंगा विलायक। समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं एक बात कि इसमें जो विलेय की जो मात्रा है, मतलब चीनी, विलेय यहाँ पे क्या है? चीनी, मतलब पानी की मात्रा नहीं, चीनी की मात्रा, और चीनी की मात्रा नहीं, विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय की मात्रा क्या बोल सकते हैं हम? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। और हमने पता है कि हमने सुना भी है कि विलेय की मात्रा को ही किसी सॉल्यूशन में उपस्थित, यानी किसी विलयन में उपस्थित जो विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता। तो हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। पेपर में आया सांद्रता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है अपने शब्दों में तो ये क्या है? एक विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें क्या पढ़ना है? सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, कि सांद्रता को किस किस तरीके से प्रभावित किया सकता है। सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको समझिएगा। सांद्रता को हम 8 तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सब सांद्रता को हम 8 तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका परसेंटेज W बट्टे W, और सेकंड आता है परसेंटेज V बट्टे V, और तीसरा आता है परसेंटेज W बट्टे V, और चौथा आता है आपका ppm, पांचवा आता है आपका ppb, और छठवां आता है मूलरता। क्या आता है? मूलरता। और 7वें नंबर पे आता है मूललता। एक है मूलरता और एक है मूललता, और 8वें नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं मूल प्रभाज। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूल प्रभाज। इसको हम कहते हैं मूल प्रभाज, या इसको मूल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अंश। तो मैंने क्या कहा
पहले रिवीजन करते हैं एक बार। मैंने मिश्रण के बारे में बताया कि दो पदार्थों का आपस में घुलना या मिलना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो तरीके के देखने के लिए मिले, या तो कोई मिश्रण पूरी तरीके से घुल गया और जो नहीं घुला, जो पूरी तरीके से घुल गया उसको समांगी मिश्रण, और जो नहीं घुला उसे विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन, और विलयन के हमने 2 घटक देखे, एक तो विलय होता है जो कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक, और इसके कुछ पॉइंट है। जो अधिक मात्रा में उसे विलायक, 99.99% जब भी विलायक होता है और जिसके अंदर होते हैं उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो अधिक मात्रा का मतलब जो है यहाँ पे मोल से है। अधिक मात्रा का मतलब हमेशा मोल से होता है केमिस्ट्री में, याद रखिएगा। और हमने इससे फॉर्मूला बनाया कि विलय प्लस विलायक से बन रहा है हमारा विलयन। क्या करना है? विलयन। अब हमने पढ़ा विलय की जो इसमें मात्रा है तो उसको तो हम क्या कहते हैं? अब किसी ने पूछा कि सांद्रता क्या होती है, तो आप कहना विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अब इस सांद्रता को प्रभावित करने वाली कारक परसेंट W/W, परसेंट V/V, परसेंट W/V, ppm, ppv, मोलरता और मोलरता एंड मोल प्रभाव। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोल प्रभाव क्या होता है। तो समझिएगा, इधर कुछ 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहले हम परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/V या परसेंटेज V/V का मींस समझते हैं। तो समझिएगा, यदि कहीं ये लिखा मिल जाए परसेंटेज W/W, या ये चीज मिल सकती है परसेंटेज V/V, या ये मिल सकता है परसेंटेज W/V, ठीक है। यदि ये दिख जाए परसेंटेज W/W, इसका मतलब है मास अपॉन मास, यानी कि वजन, यानी कि वजन का मतलब किलोग्राम या ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राम में यूज करेंगे, तो इसका मतलब इस दोनों के तो मात्रा हमें किस में लेने हैं? ग्राम में, वेट, ठीक है। और ये भी क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम का मात्रा मिलीलीटर, इसका भी मिलीलीटर। और यहाँ पे हो गया ग्राम और V का हो गया ml, ठीक है, ml। अब समझिएगा, तो मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कहीं 10% W/W, ये दे रखा है। मान लीजिए नमक NaCl दे रखा है, क्या है? NaCl को घोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 तो हो जाएगा ये। परसेंट का मतलब प्रति 100, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रति 100। और क्या है? 10% हमने क्या किया है? NaCl को घोला है, तो NaCl घोला है, तो इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा? 10 ग्राम ये क्या हो जाएगा? विलय, यानी कि 10 ग्राम क्या हो जाएगा? सोल्यूट, क्या हो जाएगा? ये विलय हो जाएगा, ठीक है। और 100 यानी कि टोटल क्या बना है हमारा? बिलियन। तो ये 100 क्या रहेगा? हमेशा ये 100 रहेगा हमारा बिलियन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा था 10 ग्राम, ये था 100 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 100 में से यदि हम विलय को हटा दें, 100 में से विलय को हटा दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? विलायक की मात्रा निकल आएगी। तो 100 माइनस 10 तो इक्वल टू कितना होता है? 90 ग्राम। तो ये निकला है हमारे पास विलायक। विलायक कितना ग्राम निकला है? 90 ग्राम, यानी कि हमारे पास 90 ग्राम में हमने जल में 90 ग्राम क्या है? जल में हमने NaCl को 10 ग्राम मिलाया था। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दूं 10 ग्राम, 10 परसेंटेज V/V, तो यहाँ पे समझोगे 10 ml अब बट्टे 100 ml, यानी कि 100 ml में हमने 10 ml, यहाँ पे आप ग्लूकोज, नमक कुछ भी लिख लो, मतलब उसमें इतना मिलाया था, उसका मींस ये होता है। उस ऊपर वाले में आएगा यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे आएगा मिलीग्राम। तो इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे डेंसिटी शब्द को। डेंसिटी जो वर्ड है यानी कि घनत्व, उससे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करते हैं, तो बहुत आसान है करना। यहाँ पे 60 का 60 लिख देंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 100 परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये 60 क्या हो जाएगा? ग्राम, 100 भी ग्राम। उसने पूछा जलीय विलयन है, तो यहाँ पे विलय तथा विलायक बताइए। तो 60 ग्राम में हो जाएगा ये विलय। और कौन सा विलय है? यहाँ पे ग्लूकोज विलय है। और 100 क्या हो जाएगा? बिलियन। 100 क्या हो जाएगा? बिलियन। तो हम कह सकते हैं बिलियन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो यहाँ पे हम विलायक निकालें, क्या निकालें? विलायक। तो बहुत आसान है, 100 में से घटा दीजिए विलय को। 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 ग्राम। ये क्या निकला हमारे पास? ये निकला है हमारे पास क्या? ये निकला है हमारे पास विलायक। तो आप कभी ये मत कहना कि विलायक यहाँ पे 40 ग्राम है और यहाँ पे 60 ग्राम विलय है। तो आप कहीं वो टॉपिक, वो यदि कंसेप्ट लगाएं कि यहाँ पे विलय की मात्रा नहीं, सॉरी, विलायक की मात्रा ज्यादा है, वहां पे विलय की मात्रा, यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है और वहां पे विलय की मात्रा ज्यादा है, तो मात्रा ज्यादा है ना कि मोल। और मैंने कहा था कि यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे मोल में, ये बात याद रखिएगा।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाया जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ये 50 ग्राम दे रखा है, ये 50 ml दे रखा है, ये बात याद रखिए। और इसमें से विलेय और ब्लैक निकालने के लिए हम डेंसिटी जो वर्ड है उस टर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी होगी क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। और आगे क्या है, अब बात करने वाले हम मूललता क्या होती है एंड मूललता क्या होती है एंड मूल प्रवाह क्या होता है। इन तीनों टर्मों को समझिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूललता होती क्या है? मूललता कहती है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या कहा मैंने, यदि 1 लीटर मूललता क्या कहती है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या कहा मैंने, 1 लीटर विलेय में उपस्थित। मान लीजिए यहाँ पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ और इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, किसकी मात्रा ली है, वाटर। और यहाँ पे हमने मान लीजिए मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, यानी कि 1 लीटर विलेय, क्या कहा मैंने, 1 लीटर विलेय में उपस्थित, क्या है, 1 लीटर विलेय है। और इसमें कुछ उपस्थित है, क्या है, कुछ ना कुछ विलेय डाला होगा मैंने, कुछ ना कुछ सॉलिड को घोला होगा। तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित किसकी मात्रा, विलेय के मोलों की। यहाँ पे विलेय के मैंने कहा था मोल यूज होंगे, तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। क्या कहा मैंने, मूललता क्या होती है, 1 लीटर क्या लेना है मैं विलेय, 1 लीटर विलेय में उपस्थित और विलेय के जितने मोल हैं उसकी संख्या, और वो उसे कहते हैं मूललता। तो मूललता फॉर्मूला क्या होता है, मूललता हम यहाँ पे लिखेंगे मूललता, विलेय के मोल, क्या कहा मैंने, विलेय के, क्या है, विलेय के मोल बट्टे, विलेय के मोल बट्टे विलेय का क्या है, आयतन है, तभी तो लीटर में है। तो विलेय के मोल बट्टे विलेय का आयतन, विलेय का क्या है, आयतन, विलेय का आयतन किस में है, लीटर में, विलेय का आयतन किस में है, लीटर में। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे किया है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल बट्टे विलेय, टोटल हमेशा टोटल जो हिस्सा होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है, टोटल का उदाहरण विलेय, यानी विलेय के मोल बट्टे विलेय का आयतन लीटर में। और तब भी लीटर में ना दिया हो तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, कितने का, यदि ये ml में दे रखा हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 1000 का, याद रखिएगा। अब समझते हैं मूललता। मूललता क्या होती है, एक मूललता, यहाँ पे लिखेंगे मूललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहा मैंने, यहाँ पे विलेय के मोल लिए हैं और यहाँ पे विलायक के मोल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या कहा मैंने, 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे हमें एक क्या लिया था, लीटर लिया था, और यहाँ पे बस किलोग्राम करना है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या, विलायक में उपस्थित विलेय के मोल। तो फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल, फॉर्मूला क्या बन रहा है, विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे विलायक का क्या लेना है, विलायक का मैंने द्रव्यमान किलोग्राम कहा है तो वहां पे द्रव्यमान आया है, यानी विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है। और यदि ग्राम में दे रखा हो, यदि ग्राम में दे रखा हो तो यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या कर देना, मल्टीप्लाई। सॉरी दोस्तों। और यदि मोल प्रवाह पूछे तो क्या करना है, तो विलेय के मोल, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे विलेय के मोल लीजिए, या विलेय के मोल ले सकता है वो, या तो विलायक के मोल, किसके मोल, विलायक के मोल, और बट्टे यहाँ पे करना है आपको कुल मोल। क्या कहा मैंने, मोल प्रवाह क्या है, या तो विलेय के मोल पूछे तो वहां पे विलेय के मोल, या विलायक के पूछे तो विलायक के मोल। पर लेकिन एक के पूछे, एक एक करके दोनों के पूछे तो पहले एक का निकालना। मान लीजिए पहले विलेय के पूछे तो विलेय के मोल, फिर दोनों को जोड़ देना, यानी विलेय प्लस विलायक के मोल। यदि विलायक के पूछता है तो ऊपर विलायक के मोल, फिर नीचे टोटल मोल, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा मोल प्रवाह। तो इसको हम छोटी m से, इसको दोस्तों बड़ी m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको छोटी m से। मूललता क्या होती है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और मूललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और वो कहती है विलेय के मोल या विलायक के मोल बट्टे कुल मोल, मोल प्रवाह कहलाता है। तो
तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, और दो और टर्म थे हमारे, एक तो था पीपीएम, क्या था, पीपीएम, और एक था पीपीपी। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, और बिलियन का मतलब 10 की पावर 9। ये होता है मिलियन और बिलियन का मतलब, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बिलियन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके प्रकार पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। और बिलियन के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। बिलियन के प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के, यहाँ पे लिख देता हूं सांद्रता के आधार पर, मतलब सांद्रता या तो कम करी जाए या सांद्रता ज्यादा करी जाए। तो बिलियन के आधार, सांद्रता के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बिलियन कितने प्रकार के, दो। या तो बिलियन हमारा तनु हो सकता है या तो बिलियन हमारा सांद्र हो सकता है। केवल दो कंडीशन ही देखने के लिए मिलती है। तनु का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन, क्या, पतला सॉल्यूशन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। और तनु का मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा पतला कब होगा या गाढ़ा कब होगा। तो पतला सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि पानी ना कह के अब हम वर्ड यूज करेंगे सॉल्वेंट। तो तनु सॉल्यूशन यानी कि तनु बिलियन वो होते हैं जहां पे विलायक की मात्रा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे विलायक की मात्रा ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, विलेय की मात्रा वहां पे कम होगी। और इससे विलयन में, इसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और विलायक की मात्रा बहुत कम होगी। इसे आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। तो जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो या विलेय की मात्रा कम हो तो उसे तनु विलयन कहेंगे। जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलायक की मात्रा कम हो तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। समझ में आया होगा। ये तो बहुत एक्सपेरिमेंट, या तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ध्यान से देखिएगा, विलयन जो होते हैं वो इसी के आधार पर और भी हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक जो हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, एक को कहते हैं संतृप्त, संतृप्त विलयन, एक को कहते हैं संतृप्त विलयन, और एक होता है हमारा असंतृप्त विलयन। क्या होता है, असंतृप्त विलयन। यहाँ पे विलयन आप आगे लगा लीजिएगा। और एक होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होता है, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। ये तीन तरीके के विलयन और हैं, इनको समझिएगा। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इन तीनों के पास मैंने एक कंटेनर बनाया और एक कंटेनर में मैंने पानी डाल रखा है, पानी है बहुत सारा, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ सब्सटेंस यानी कि कोई सब्सटेंस को घोला, मान लीजिए मैं चीनी ही घोल रहा हूं। तो मैंने देखा है यदि ऐसा विलयन, तो तीनों ही विलयन है, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, निश्चित ताप पर। इस संतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम निश्चित ताप पर उसमें विलय जो है, मान लीजिए कोई निश्चित टेम्परेचर है, हम उसमें पानी में चीनी को घोल रहे हैं बस। तो ऐसे क्या है, निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, निश्चित ताप पर, क्या कहा मैंने, नोट कीजिएगा, निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा। तो उस जब विलय की जो अधिकतम मात्रा होगी उससे जो विलयन बनेगा उसे कहते हैं हम संतृप्त विलयन। मान लीजिए उसमें निश्चित ताप पर हम विलय की अधिकतम मात्रा है तो उसे, उस विलयन को कहते हैं हम संतृप्त विलयन। और तो इसमें हमने सॉल्यूशन में किसको बोला, इससे सॉल्वेंट में हमने बोला चीनी को, और चीनी हमने देखा निश्चित ताप पर अधिकतम उसकी मात्रा होगी, कम से कम हमारी अधिकतम मात्रा होगी 20 ग्राम। इसमें निश्चित ताप नहीं होगा, तो इसमें होली है मान लीजिए हमारी 10 ग्राम। अति संतृप्त का मतलब होता है उसमें अत का मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना, तो इसमें हमने घोल दी 30 ग्राम। यानी कि इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के, यानी कि उसमें अत करना है, यानी कि ज्यादा करनी है। तो किसी सब्सटेंस में, किसी विलयन में विलय की मात्रा तभी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, मतलब और ज्यादा तभी बढ़ाई जा सकती है, उसे टेम्परेचर उसका हाई कर दें तो उसे बढ़ाई जा सकती है। तो संतृप्त में क्या होता है, निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा। यहाँ पे अनिश्चित ताप होगा, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा के जब विलयन बनाया जाएगा, विलय की मात्रा बढ़ाई जाएगी, तो उस विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। यदि यहाँ पे जो संतृप्त विलयन है, इसमें ये तो है हमारा विलय, क्या है ये, विलय। संतृप्त विलयन में जो
और मैंने पढ़ा है आपको भी कि विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है, बट क्या है यहाँ पे संतृप्त विलय में जो विलय की मात्रा जो होती है उसको हम विलयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयता, सॉल्युबिलिटी। तो विलयता क्या होती है? संतृप्त विलय में उपस्थित विलय की मात्रा को हम विलयता कहते हैं। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इसको नोट कीजिएगा, मैं आगे पढ़ाता हूँ। पढ़ते हैं हेनरी का नियम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बाष्पदाब, फिर उसके बाद पढ़ेंगे साम्यावस्था, फिर पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो हेनरी का नियम है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बातें आप याद रखिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। हेनरी का नियम पहले आप बेसिक से समझिएगा कि आपने प्रैक्टिकली में देखा है, जब आप कोई स्प्राइट की बोतल या कोई थम्स अप या कोको कोला कोई भी लाते हो तो आपने अक्सर देखा है जब स्प्राइट की बोतल को, कोको कोला को जब हिलाते हैं तो उसके बाद यदि एक साथ ढक्कन खोल दें तो वहां पे गैस बन जाती है, तो वहां पे एक संग ऊपर पानी हमारी जो स्प्राइट होती है वो थम्स अप या जो भी निकल जाती है। क्या कारण होता है? वहां पे जो होता है एक स्थिर टेम्परेचर पे के, क्या स्थिर ताप पर वहां पे गैसें जो है, गैस है बहुत अधिक दाब पर, वहां पे उनमें क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है, और जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बहुत अधिक दाब पर गैस उसमें दबाई जाती है, तब वहां से फिर गैस जब उसको हटाते हैं तो गैस जो है फैलना चाहती है, गैस है तो फैलना चाहती है, तो उसी के साथ वहां से गैसें निकलती हैं। तो वही बस बता दिया हमारे हेनरी साहब ने, बस उसी को हमने थोड़ा मैथमेटिक्स रूप में भी लिख लिया। उन्होंने एक क्या कहा कि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर फिक्स रखना है, गैस का दाब, यानी गैस पे जो दाब लगा रहे हैं, यानी कि हम बोतल में जो दाब लगाते हैं किस पर लगाते हैं? गैस पर। स्थिर ताप पर गैस का दाब, गैस के मोल प्रभाज के, गैस के जो मोल प्रभाज है, विलय के मोल या विलायक के मोल, क्या कहा मैंने? स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यदि हम जो गैस का दाब के, गैस के मोल प्रभाज बढ़ा रहे हैं तो स्थिर ताप पर गैस का दाब भी बढ़ेगा तो उसके मोल प्रभाज भी बढ़ेंगे। ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब, प्रपोर्शनली का मतलब ये होता है। समझते हैं? ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से, और इसको समझिएगा पहले कि कहते हैं स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझते हैं क्या कहा? स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्थिर ताप पर गैस का दाब यानी कि प्रेशर किसका? गैस का। गैस के लिए हम ये क्या यूज करेंगे? गैस, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस। समझिएगा, प्रेशर ऑफ गैस अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल होता है मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के? गैस के मोल प्रभाज के। यानी हम यहां पे लिखेंगे एक्स गैस। एक्स गैस का मतलब है गैस के मोल प्रभाज, यहां पे एक्स का मतलब है मोल प्रभाज, तो ये पूरे का मतलब है गैस के, क्या है? गैस के मोल प्रभाज। क्या है? गैस के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स ए तो क्या है? ए के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स यदि मैं एक्स लिख दूं एक्स सुमित, क्या लिख दूं? एक्स सुमित, तो क्या है? सुमित के मोल प्रभाज। यदि मैं लिख दूं एक्स विराट कोहली तो विराट कोहली के मोल प्रभाज, उसका मींस ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पी गैस प्रोपोर्शनली है एक्स गैस के। समझ में आया होगा? तो अब इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूं, समझिएगा, बस जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा था ये सब। तो जब हमें आपने पढ़ा है कि जब भी प्रपोजल को यानी कि अनुक्रमानुपाती को जब हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं पी गैस इक्वल, यहाँ पे आता है कांस्टेंट ऑफ के, यहाँ पे एच आता है, और यहाँ पे एच का मतलब ये आपको बताता हूं मैं अभी। यहाँ पे के का तो मतलब है कांस्टेंट, एच का मतलब है जो है आपका हेनरी साहब, एच का मतलब है हेनरी के द्वारा दिया गया कांस्टेंट। तो पी गैस प्रोपोर्शनल होता है एक्स गैस की। जब पी गैस कांस्टेंट, इसको हटा दे तो कांस्टेंट आ रहा है, इसको कहते हैं के गैस, और ये है एक्स गैस यानी कि एक्स के मोल प्रभाज, और एक्स का यहाँ पे एक्स क्या है? गैस, यानी गैस की मोल प्रभाज। क्या है? स्थिर ताप पर गैस का दाब गैस के मोल प्रभाज के अनुपाती होता है। समझ में आया होगा? हेनरी का नियम ज्यादा बहुत कुछ बड़ा नहीं है, पर लेकिन पेपर में आता है। वाष्प दाब होती क्या है कि साम्यावस्था में वाष्प की दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब क्या है कि साम्यावस्था में वाष्प की दाब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साम्यावस्था में, क्या है? साम्यावस्था में वाष्प की दाब, साम्यावस्था में वाष्प की दाब,
तो साम्य अवस्था में जो वाष्प की जो दाब होती है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। अब फिर अगला है इक्विलिब्रियम, यानी कि इसको बोलते हैं हम साम्य अवस्था। इस चैप्टर के हिसाब से साम्य अवस्था का मीन्स क्या है तो समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई कंटेनर बनाया और यहाँ पे मैं इसे हीट कर रहा हूँ, हीट बंद है, और यहाँ पे कोई पानी है, यहाँ तक क्या है, मैंने इस कंटेनर में पानी है, यहाँ पे से मैंने पिस्टन के थ्रू एक दबाव ढक रखा है। अब कभी देखिएगा, अब मान लीजिए यहाँ तक पानी है, ये क्या है, यहाँ तक, ये नीचे तक पानी भरा हुआ है। जब भी मैं कभी इस पानी को गर्म कर रहा हूँ तो पानी जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये उठाने की कोशिश करेगा पर लेकिन यहाँ पे वेट रख दिया है बहुत अधिक, यहाँ पे ये वेट रखे हैं, बहुत सारे क्या रखे हैं, वेट रखे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं गैस को तेज करता हूँ तो मैंने देखा है यहाँ से पानी इवेपोरेशन यानी कि वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है। फिर हमने देखा है कि यहाँ पे इस प्लेट पे आके चिपक जाता है बूंद बूंद और फिर वो नीचे गिरती रहती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो कभी एक ऐसा समय आएगा कि पानी जो है जितना ही ऊपर जा रहा है उसी यहाँ से प्लेट से उतना ही नीचे आएगा, उतने का मतलब जितना ऊपर गया इस पे बूंद और उतनी ही नीचे आएगी। तो कभी ऐसा समय आएगा, क्या कहा मैंने, तो कभी ऐसा समय आएगा कि यहां से इवेपोरेशन की दर और ऊपर से नीचे जाने की दर दोनों बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाते हैं। द्रव से बाष्प बनने की दर तथा बाष्प से द्रव बनने की दर, क्या कहा मैंने, यदि द्रव से जितना बाष्प बनेगा और उतना ही बाष्प से द्रव बनना है तब वो समय आएगा, उस समय को कहेंगे कि हाँ ये साम्य अवस्था में आ गया। द्रव से बाष्प बनने की दर तथा बाष्प से द्रव बनने की दर साम्य अवस्था कहलाती है, उस समय को हम साम्य अवस्था कहेंगे, लिख लीजिएगा। फिर अगला आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राउल्ट का नियम। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में बहुत आगे तक नहीं घुसूंगा तो क्योंकि दोस्तों इतना समय नहीं है, पर लेकिन समझिएगा राउल्ट के नियम को मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा जस्ट एकदम अच्छी तरीके से। हेनरी का नियम तो आपके समझ में आया होगा, जिनको कोको कोला की आप एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो बहुत आसानी से। राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट साहब क्या कहते हैं कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिर से फिक्स रखना है। और दोस्तों इसका ग्राफ में एक और बना दूं, हेनरी के नियम की x यहां से गैस ये आता है एकदम, यहां पे लिख दीजिए x गैस, यहां पे x गैस और यहां पे x के मोल प्रवाह, ये क्या है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा p गैस और यहाँ पे लिख दीजिए x गैस, ठीक है। ये एकदम सीधे आता है कांस्टेंटली, ऐसा होता है ग्राफ। फिर राउल्ट का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, क्या कहा, स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन से जो वाष्प दाब बन रही है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब विलायक के मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे विलायक के मोल प्रवाह लेने हैं तो क्या है, ये स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब यानी कि दाब लग रहा है फिर से, यानी कि पी एस यानी कि सॉल्यूशन विलयन अनुक्रमानुपाती है किसके, वाष्प दाब विलयन के, सॉरी विलायक के मोल प्रवाह के, यानी कि विलायक के मोल प्रवाह। मैंने बताया था ये x यहाँ पे विलायक लिख दूं, x क्या लिख दूं, x विलायक, तो ये है विलायक के मोल प्रवाह अनुपात है PS, यानी कि स्थिर ताप पर विलयन का वाष्प दाब, P वाष्प दाब यानी कि दाब है किसके, विलयन के, सॉल्यूशन। तो फिर से यदि हम इसको हटाएंगे तो वहां फिर से एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे PS प्रपोजल आता है, यहाँ पे आता है P नॉट और x विलायक, क्या है ये x विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पे P नॉट क्या है, शुद्ध, क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, P नॉट। यहाँ पे क्या है, पहले एक बार समझिएगा फिर से, स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर फिक्स पर हमने देखा है विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन की जो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब है विलायक के मोल प्रवाह के, यानी कि विलायक के मोल प्रवाह के अनुपाती है, यानी कि विलायक के मोल प्रवाह x विलायक, तो इसका मींस विलायक के मोल प्रवाह अनुपाती है PS, यानी कि P का मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाष्प यहाँ पे दाब है ये वाला वाष्प का दाब, ठीक है। तो इसको हटा दें तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे P नॉट आया जिसको बोलते हैं हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। समझ में आया होगा। जो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे, एक तो हेनरी का नियम, एक है राउल्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, वो है हमारे अणुसंख्या गुणधर्म, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझिएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कुछ बहुत ज्यादा करा रहा हूँ, ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पास। ये जो चारों हैं ये पेपर में फुल आने की संभावना है चैप्टर नंबर 2 से,
तो पहले हम पढ़ते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म को जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। ऐसे गुण, क्या कहा मैंने, ऐसे गुण जो हमने देखा है कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके केवल अणुओं पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? केवल उसके अंदर के मॉलिक्यूल पर निर्भर करती हैं, ना कि नेचर पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि जो केवल अपने, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो अपने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं, ना कि बाहर के नेचर पर। तो ऐसे ही अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? ऐसे गुण जो केवल अपनी अणुओं पर निर्भर करते हैं, ना कि प्रकृति पर। जो केवल अणुओं की किस पर, संख्या का मतलब संख्या पर। जो ऐसे गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि प्रकृति पर, उन गुणधर्मों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और ऐसे ही हमारे चार हैं। पहला है क्वथनांक में उन्नयन, और दूसरा है हिमांक में अवनमन, तीसरा है पराशर दाब, चौथा है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वैसे ये दोस्तों पहले लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया है गलती से। अब सबसे पहले मैं इसी को ही पढ़ाता हूं कि चौथे वाले को, इसको चौथे वाले को, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्पित के दाब में आपेक्षिक हो रहा है अवनमन। इसको समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है। अवनमन का मतलब दोस्तों बढ़ना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, यहाँ पे शुद्ध विलेय है हमारे पास, यानी कि शुद्ध वाटर है, ठीक है। ये है H2, मैंने क्या है H2, तो यहाँ पे हम ये शुद्ध वाटर है, तो यहाँ पे P0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं। अब मान लीजिए कुछ समय आया कि मैंने इसी कंटेनर में H2O तो था, इसमें मैंने खुद ऊपर से अपना कोई विलेय ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? कुछ विलेय ऐड कर दिया, यानी कि अब इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि आ गई, यानी कि ये P सॉल्यूशन बन गया, PS बन गया, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्या आई, कमी। किसमें कमी? किसमें कमी? यहाँ पे P0 था, यानी कि शुद्ध विलेय का वाष्प P0 था। अब इसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई। कमी का मतलब यहाँ पे जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो बहुत आसानी से बॉयल हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से बॉयल नहीं होगा। तो हम कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी आई, तो हम कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं P0 माइनस PS। और किसकी वजह से आई? यहाँ पे सीधा प्रपोजल होता है X विलेय, यानी कि हमने कुछ ना कुछ विलेय मिलाया है। विलेय के मोल प्रभाव की वजह से इसमें क्या आई है? कमी आई है। मतलब जितना ज्यादा हम किसी में मोल प्रभाव मिलाते हैं उतने ये बढ़ता है, क्या उसका क्वथनांक, उसका हिमांक, उसका बाष्पदाब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि जितना हम कोई X विलेय, कोई भी सब्सटेंस में यदि कुछ मिलाते हैं तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसको जमाने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब हम इसको हटाएंगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है P0 और ये होता है हमारा X विलेय। क्या होता है ये? X विलेय। तो हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे P0 की वैल्यू निकाले तो हम नहीं, यदि X विलेय की वैल्यू निकाले तो क्या निकलता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा हमारे पास X विलेय। तो ये आपके पास निकल आया वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि हम विलेय की यदि P0 बढ़ा दें तो X विलेय घटेगा। क्या कहा? X विलेय घटेगा। यदि X विलेय बढ़ा दें तो P0 घटेगा। ये इसके अनुप्रमाणवादी नहीं है, ये इसके व्युत्क्रमाणवादी है, इसीलिए। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट दोस्तों ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। यहाँ पे खत्म कि यानी कुछ ना कुछ इसमें कमी आई तो माइनस किसकी वजह से? X के मोल की वजह से, X का मोल प्रभाव हमने कुछ ना कुछ इसमें डाला इस वजह से। तो इसको हटा दें तो P0 एक कांस्टेंट आता है, तो P0 माइनस PS इस ये मल्टीप्लाई में इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू हमारे X के मोल प्रभाव। तो ये था हमारा चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म। अब चलते हैं हम पहले पे, क्योंकि ये पहले लिख रहा था। उसके बाद था क्वथनांक में उन्नयन। क्या था? उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है दोस्तों? आपको मैं समझता हूँ क्वथनांक के बारे में पता होगा, हिमांक के बारे में पता होगा, तब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट की तरफ, इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ में। पहला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, इसी सॉल्वेंट में ये यहाँ पे वाटर है, यदि इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड कर दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्या कहा मैंने अभी? क्वथनांक में उन्नयन। मान लीजिए कुछ सब्सटेंस है हमारे पास, यहाँ पे वाटर डाल रखा है, यदि इसमें कोई सॉल्वेंट या कुछ इस सॉल्वेंट में मान लीजिए देखा है हमने वाटर है, यदि वाटर में हम कोई सब्सटेंस ऐड करें, मान लीजिए मैं चीनी को ऐड कर रहा हूँ,
तो उसका 100% कुछ ना कुछ क्वथनांक बढ़ेगा, कुछ ना कुछ क्वथनांक बढ़ेगा। तो मान ली अब आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आप कोई गिलास लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, उसे जब गर्म कीजिएगा बहुत आसानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, और कुछ ही समय बाद उसमें चीनी डाल दीजिएगा तो वो उसी टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, बॉयल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही ये कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय ऐड कर देते हैं उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। बी लिख सकते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ये सीधा सीधा प्रपोजल ही है किसके, मोललता के, यानी कि एक विलेय में उपस्थित यानी कि किसी विलायक में उपस्थित, और कितना विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। मोललता यानी कि हम लिखते हैं कुछ छोटी सी यूनिट ले दे, कुछ छोटी सी क्वांटिटी, इसलिए हमारा बड़ा है मोललता, यानी कि कुछ विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि आएगी, इसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्वथनांक में वृद्धि आएगी। तो ऐसे ही क्या है, तो डेल्टा टीवी का मतलब है T2 माइनस T1। यदि हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो हमारे कांस्टेंट आ रहा है, जिसको कहते हैं डेल्टा, यहाँ पे आता है केवल टीवी मल्टीप्लाई मोललता, क्या आता है, मोललता। तो डेल्टा टीवी बराबर यहाँ आता है केवी, क्या आता है, केवी। तो क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा टीवी प्रपोर्शनली है सीधे मोललता के, सीधा सीधा हमारा निकल के आता है डेल्टा टीवी बराबर यहाँ पे के कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाई मोललता, ये हमारे यहाँ पे मोललता के। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ, मैंने फोर्थ करा ली, अब ये दोनों रह गए, ये पहला है, अब है हमारा हिमांक में अवनमन। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कहता है जब भी हम किसी शुद्ध पदार्थ में जब भी कभी अशुद्धि मिला देते हैं तो इसका हिमांक जो है अशुद्धि मिलाने पर हम देखते हैं फ्रिज में जमाने पर, किसी में भी जमाए तो वो और देर में जमता है जब उसमें कुछ ना कुछ हमने अशुद्धि मिला दी तब। तो हमने मान लीजिए इसमें डेल्टा टी परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन, डेल्टा टी, और एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, एफ इसको हम हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ का परिवर्तन आया, और उसके वो जो है सीधा प्रोपोर्शनली होगा मोललता के, क्योंकि वहां पे मोललता का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। और हम जब भी इसको हटाते हैं डेल्टा टी एफ, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो यहाँ पे आता है के, यहाँ पे आता है के एफ, और प्रपोजल होता है मोललता के। मैंने आपको जस्ट बताया था अभी, एक तो मैंने अभी आपको मोल, हाँ जस्ट अभी मैंने आपको बताया था क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू मोललता, और यहाँ पे आता है के एफ, ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम मोलल अवनमन, इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, के एफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल है मोललता के, और डेल्टा टी एफ इसको हटा दें तो कांस्टेंट ऑफ एफ यानी कि के एफ यानी कि फ्रीजिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई मोललता, और इसको बोलते हैं, क्या आपको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब हमारा जो रह गया, अब वो हमारा पराशर दाब, करते हैं पराशर दाब की। अब हम बात करते हैं पराशर दाब की। तो पराशर दाब को समझिएगा, तो क्या कहता है पराशर दाब, जब हम पराशर की दाब की क्रिया की रोकने के लिए, जब हम पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब यूज करते हैं उसे हम पराशर दाब कहते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, तो इसमें ये एक कुछ लगा है, ये जो इसे मतलब आर पार ना करने के लिए यहाँ से पराशर की क्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं पराशर दाब, इसको हम बोलते हैं एसपीएम, इसको बोलते हैं एसपीएम। मतलब पराशर की क्रिया इधर से इधर हो रही है, यहाँ पे तनु से सांद्र की ओर हो रही है, किससे, तनु से सांद्र की ओर हो रही है। क्या कहा मैंने कि पराशर की क्रिया इधर से उधर हो रही है, और उसी को रोकने के लिए जो दाब यूज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पराशर दाब, उसी को बोलते हैं पराशर दाब। अब एक और जो पॉइंट है यहाँ पे, एक और जो पॉइंट आता है निकल के आता है जो कि इंपोर्टेंट है, उसे बोलते हैं प्रतिलोम पराशर, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम, इसे बोलते हैं प्रतिलोम पराशर, इसको भी हम समझाते हैं प्रतिलोम पराशर। प्रतिलोम पराशर को समझिएगा, प्रतिलोम पराशर क्या होता है।
जब यदि पराशर की क्रिया हो रही है, जब किसकी क्रिया हो रही है, यदि पराशर की, तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगा रहे हैं, जैसे तो हम पराशर दाब कह रहे हैं, यदि उसको जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पराशर दाब से क्या कर रहे हैं, यदि हम पराशर दाब से यदि ज्यादा दाब लगा रहे हैं तो हमने देखा है जो विलायक होता है, क्या कहा, जो विलायक होता है वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर बहने लगता है, यानी कि यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया हो रही है, तो उसी उल्टी प्रक्रिया को वहां पे पराशर हो रहा है, तो उसी को तो हम कह रहे हैं प्रतिलोम पराशर, क्योंकि प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या कहा मैंने, जब पराशर से अधिक दाब लगाएं, यानी उस क्रिया पे अधिक दाब लगाएं, तो विलायक जो है सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है, तो उसी को हम प्रतिलोम पराशर कहते हैं। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। तो यहाँ पे होता है आपके चैप्टर की समाप्ति। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे वीडियो में कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।